अक्कू जी को और अरुण जी दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर अपने इस पुस्तक के बहाने अपनी बातें कहने का एक मौका दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतनी सुंदर महफिल सजाई है, इसमें इतने पारखी वरिष्ठ और गंभीर लोग हैं कि उनकी उपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ दुस्साहस भी कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जब अक्कू श्रीवास्तव की ये पुस्तक पढ़ रहा था तो बार बार मेरा मन उनकी तारीफ़ करने का हो रहा था। इसलिए नहीं कि वो मेरे पुराने मित्र हैं, इसलिए भी नहीं कि हम लोगों का एक म्यूचुअल एडमायरेशन क्लब है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बाद की दुनिया, उत्तर उदारीकरण की दुनिया में जन आंदोलनों के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आमतौर पर धारणा ये है कि उदारीकरण के आने के बाद में पुराने तरीके से जन आंदोलन करना मुश्किल हो गया है। ना पहले की तरह किसान आंदोलन किया जा सकता है, ना पहले की तरह मजदूर आंदोलन किया जा सकता है। छात्र आंदोलनों का मिजाज भी काफ़ी बदल गया है और मध्यवर्गीय आंदोलन तो उदारीकरण के बाद करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उदारीकरण सबसे ज़्यादा मध्यवर्ग और उसके विस्तार के ऊपर ही अपना फोकस करता है। लेकिन पहले उदारीकरण के पहले आमतौर पर राजनीति के क्षेत्र में ये कहावत प्रचलित थी कि जो जितना सड़कों को भरेगा वो उतना ही संसद और विधानसभाओं को भी भरेगा। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो जो बिना आंदोलन के जरिए पार्टियां सत्ता में आती जरूर हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत ही जटिल होते हैं। उनके प्रभाव ऐसे होते हैं जो कि एकदम सीधे सामने समझ में नहीं आते। और उदारीकरण के बाद एक और बात हुई है कि जनता की जो गोलबंदी करनी है, गोलबंदी करने के जो पुराने तौर तरीके थे वो भी अब उतना प्रभावी नहीं रह गए हैं। अब बिल्कुल नए तरीकों से गोलबंदी होने लगी है, संचार क्रांति हो गई है, डिजिटल दुनिया सामने आ गई है, मीडिया का साइज बहुत बढ़ गया है। तो उदारीकरण के बाद सब कुछ बदल गया है। तो ऐसे में जब ये पुस्तक मैं देखता हूँ तो फिर इस पुस्तक में शुरू से आखिर तक छोटे आंदोलन, बड़े आंदोलन, एक पूरा सिलसिला दिया हुआ है। और वो सिलसिला ये बताता है कि किस तरीके से जन आंदोलनों की संरचना बदल रही है, और उस बदलती हुई संरचना की एक पूरी थीसिस इस पुस्तक के अंदर झलकते हुए मैं देखता हूं। मैं देखता हूं कि इस पुस्तक में से एक 7 सूत्रीय थीसिस निकाली जा सकती है, और उसके कुछ सूत्र जो इस पुस्तक में मौजूद हैं मैं उनको रेखांकित करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्कू श्रीवास्तव ने इसमें लिखी है, वो ये है कि हम लोगों को आंदोलन की व्याख्या करते समय आंदोलन और कैंपेन में फ़र्क करना चाहिए। जो सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे ज्ञापन देने के ज़रिए और दूसरे तौर तरीक़ों से, या टीवी का ज़माना आ गया है, 10 लोग एक जगह खड़े हो गए तो वो एक सीन बन जाता है और टीवी के ज़रिए बिल्कुल वो नारे लगाते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कोई जन गोलबंदी नहीं होती। तो आंदोलन और कैंपेन के बीच में फ़र्क होना चाहिए। और बहुत से आंदोलन जो पहले जन गोलबंदी का सहारा लेते थे, बाद में दरअसल वो उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए हैं कि वो एक कैंपेन में, एक टेक्नोलॉजी के जरिए की गई मुहिम के अंदर सीमित होकर रह गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो दोनों के बीच में उन्होंने फ़र्क किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि आंदोलनों का एक दिल्लीकरण हो गया है। यानी जितने भी, कहीं पहले क्या होता था कि भाई अपने अपने मुकाम पे आंदोलन हो रहे हैं, वो अपने अपनी जगहों पर जनता को, अब बोधगया में एक आंदोलन हो रहा है, छात्र विवाह संघर्ष वाहिनी चला रही है, या इस एक उदाहरण मैंने आपको दिया। लेकिन अब हर आंदोलन अपने आप को दिल्ली की तरफ धकेलता है, दिल्ली की तरफ जाता है, वो कोशिश करता है कि यहाँ पर आए। पहले तो आंदोलन बहुत दिन हो चुका होता था, तब उसके बाद में दिल्ली में बोट क्लब पे या कहीं कोई एक रैली अपनी राष्ट्रीय नुमाइंदगी के लिए संसद के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए प्रतीकात्मक रूप वगैरह से होती थी वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आंदोलन शुरुआत से ही कोशिश करता है कि वो दिल्ली की तरफ जाए और कोशिश करे कि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा उसका शोर हो, सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पिछले ज़माने के आंदोलनों और आज के ज़माने के आंदोलनों के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए उन्होंने कही है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है तिरंगे के इस्तेमाल की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद में, जो 2010, 11, 12 के दौरान जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, उसके बाद में आंदोलनों के किरदार में एक गैर पार्टी प्रवृत्ति उनके ऊपर हावी होती चली गई। तो पार्टियों के झंडे
आंदोलनों में उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गए जितना आंदोलनकारी तिरंगे को लेकर सामने आने लगे और वो आंदोलन के जरिए राष्ट्र के ऊपर तिरंगे के ऊपर अपनी दावेदारी पेश करते हैं और उसके जरिए वो कहते हैं कि हम केवल अपने मांगों के लिए ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दिल्ली आकर दिल्लीकरण होता है और फिर आंदोलन का तिरंगाकरण भी होता है। यहां पर एक चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात जो अकु श्रीवास्तव इसमें कहते हैं वो ये है कि कई आंदोलनों का एक तरह का अकादमीकरण भी हुआ है, यानी उनकी थीसिस और उनकी विचारधारा सेमिनार रूम में बैठकर रची जाने लगी है और उससे उन आंदोलनों की जो जनोन्मुखता थी उस जनोन्मुखता में बहुत ह्रास हुआ है। दलित आंदोलन इसका एक उदाहरण है, इसका अकु जी ने जिक्र भी किया है और मैं इसमें अपनी तरफ से एक और जोड़ देना चाहता हूं कि जो स्त्रियों के अधिकारों का आंदोलन है उसमें जब उसका सेमिनारीकरण हो जाता है, जब समाज वैज्ञानिक सेमिनार रूम में बैठकर एक अपना विमर्श का डिस्कोर्स का अपना एक बबल बनाते हैं, एक बुलबुला बनाते हैं और फिर उस बुलबुले में रहना भी शुरू कर देते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि हमने ये जो बुलबुला बनाया है यही एक सामाजिक यथार्थ है। तो ये आंदोलन दरअसल सोशल एक्शन का नाम है। जनता को आप गोलबंद करते हैं, उनको सड़क पर लाते हैं, उनको एक राजनीति मिलती है, वो सरल तरीके से नारों में व्यक्त होती है, वो सत्ता के साथ संघर्ष में व्यक्त होती है। उसकी बजाय सेमिनार रूम में ही सब चीज़ें रच ली जाती हैं और आंदोलनों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सेमिनार रूम में रची गई विचारधारा के आधार पर, जो आमतौर पर इसको मैं हाइफनेटेड आइडियोलॉजी कहता हूँ, वो विचारधारा के आधार पर वो उस तरीके से अपनी कार्रवाई करेंगे। तो उससे भी आंदोलनों के किरदार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मैं तो समझता हूँ वो परिवर्तन आंदोलनों के ग्राफ में एक गिरावट दरपेश करता है। जो पांचवी और छठवीं बात है जो अकु जी कहते हैं वो ये है कि जिसमें इस पुस्तक में जोर दिया गया है किसान आंदोलनों के ऊपर। खास इस पुस्तक का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा किसान आंदोलनों के बारे में, केवल उसी किसान आंदोलन के बारे में नहीं जिसने दिल्ली की सीमाएं रोक ली थी और जो 1 साल तक लगातार चलता रहा और जिसकी वजह से केंद्र सरकार को झुकना भी पड़ा, संसद में पारित कानूनों को वापस लेना पड़ा। केवल उसी की बात नहीं है ये, आमतौर पर किसान आंदोलनों के ऊपर उनका जोर है और किसान आंदोलनों का एक सरलता से समझ में आने वाला वो इतिहास भी पेश करते हैं। और जाहिर है कि भारत की जिस देश की एक ज़माने में 80 सैकड़ा आबादी खेती पर आधारित थी और आज भी 65-66% आबादी खेती पर आधारित है, तो उस देश में किसान आंदोलनों और उसकी एक जो नई समझ होनी चाहिए उसको व्याख्या के लिए और समझ के लिए पेश करना बहुत ज़रूरी भी है। और जो छठवीं बात वो कहते हैं वो छात्र आंदोलनों के बारे में है। देखिए, राजनीति में जो नई ऊर्जा आती है वो छात्रों के जरिए आती है और इस प्रक्रिया में उन्होंने छात्र आंदोलनों का भी जिक्र किया है, उससे जुड़े विवादों का भी जिक्र किया है और साथ में जो विदेशों में मशहूर छात्र आंदोलन हुए हैं एक तरह से एक अध्याय में पूरी तरह एक परिशिष्ट में उसकी पूरी उन्होंने सिलसिलेवार चर्चा भी कर दी है। तो ये जो 6 थीसिस हैं, 7वीं थीसिस जो इसमें अनुपस्थित है उसका मैं जरूर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा विशेष रूप से। और वो अनुपस्थित इसलिए नहीं है कि वो उसका जिक्र नहीं किया गया, उसमें वो अनुपस्थित उस तरीके से उसको पेश नहीं किया गया है जिस तरह से ये 6 बातें इसके अंदर पेश मिलती हैं हमें। और वो 7वीं थीसिस ये है कि आंदोलनों के प्रति लोग अपने आप को लोकतांत्रिक कहने वाली सत्ता का क्या रवैया रहा है। इसमें बहुत जगह आपको जिक्र मिल जाएगा कि इस तरह उस आंदोलन पर दमन हुआ, उस नेताओं को गिरफ्तार किया गया, फलाना कानून के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये सारी जिक्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके बारे में अलग से सूत्र रूप में जैसे दूसरी बातें कही गई हैं उसमें सत्ता का जो रवैया है उस रवैये के बारे में इसमें चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं इस थीसिस में ये 7वीं चीज अगर और जुड़ जाए तो ये बाकायदा एक थीसिस बन जाएगी जो कि उदारीकरण के बाद के आंदोलनों के बारे में एक बहुत ही माकूल किस्म के विमर्श को अंजाम देगी। तो वो जो 7वीं बात क्या है उसकी तरफ इशारा करने के लिए मैं 2-3 बातें अपने साथ लाया हूं। अकु ने अपनी पुस्तक में बहुत सारे समाज वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला दिया है, तो उससे मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ इस सिलसिले में जो समाज वैज्ञानिक अध्ययन है उसका हवाला देते हुए कुछ इसमें बातें कहनी चाहिए। देखिए, शालिनी शर्मा ने 2013 में एक बहुत अच्छा शोध किया था। वो शोध था कि जब आज़ाद भारत में पहली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी तो पहले 1.5-2 साल में वो सरकार क्या कर रही थी। आपको याद होगा जैसे ही आज़ादी मिली वैसे ही एक जुलूस निकला था। इस जुलूस का नारा था ये आज़ादी झूठी है।
और उसके साथ में बाद में हम लोगों ने जोड़ दिया ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और बात काफ़ी कुछ सही भी है, आज भी 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ समस्या तो वो जारी है ही, वो तो बात तो चली रही है उसी तरीके की। लेकिन वो शालिनी शर्मा के लेख का शीर्षक था ये आज़ादी झूठी है, शेपिंग ऑफ द अपोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कांग्रेस राज। तो जब मैंने ये लेख पढ़ा तो मेरे तो जहां कहीं भी ज्ञान चक्षु थे वो खुल गए, क्योंकि हम लोग तो मानते थे कि भाई जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये सब लोगों, इन सब लोगों का जो लोकतांत्रिक मिजाज है वो तो आलोचना से परे है। तो इस लेख में तरह तरह के दस्तावेजों, सार्वजनिक वक्तव्यों, निजी पत्राचार की मदद से शालिनी शर्मा ने यह दिखाया है कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई वैसे ही उसने उस वक्त का जो भी विपक्ष हो, चाहे वो हिंदुत्ववादी संगठन हो, तत्कालीन मुस्लिम लीग के बचे हुए हिस्से हों, कम्युनिस्ट हों, समाजवादी हों, सबकी खुफिया निगरानी करवानी शुरू कर दी। और ये इसलिए शुरू की कि जो नंबर 2 के सरकार में इनकी हैसियत नंबर 2 थी, वल्लभ भाई पटेल, उनका विचार था कि कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया या नए भारत के निर्माण को समर्थन न देने वाले गद्दार से कम नहीं है। और इस बात को पटेल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है उसके 100% समर्थक नहीं है, उनकी देशभक्ति पर मुझे पूरी तरीके से शक है। इसी तर्ज पर आजादी मिलने के ठीक 10 दिन पहले गोविंद वल्लभ पंत ने बयान दिया कि ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही करके उनके मुंह पर कालिक पोत देनी चाहिए। नेहरू, पटेल और अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा कम्युनिस्टों और अन्य वामपंथियों की निष्ठाओं को देश के बाहर बार बार ऐसे वक्तव्य दिए गए जिसमें उन निष्ठाओं को देश के बाहर केंद्रित बताया गया। मजदूर आंदोलन के सवाल पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच किसी भी तरह के संघर्ष का खुला विरोधी था। पटेल तो हड़ताली मजदूरों को टेररिस्ट करार देने की हद तक चले गए। और ये सारे के सारे दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर ये बातें उपलब्ध हैं। हम लोग इन बातों को भूल चुके हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं होती। इसी प्रकार के माहौल और इसी प्रकार के जो सरोकार थे नए सत्ताधारियों के, जो कि लंबे 27 साल चले लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप सत्ता में आए थे, उसी के नतीजे से उसी के गर्भ से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट निकला और उसी के गर्भ से निवारक नजरबंदी कानून भी निकला। कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं का आग्रह था कि धरना, प्रदर्शन, हड़ताल अंग्रेजी राज में तो ठीक थे, अब अपनी सरकार आ गई है इसलिए इन उपायों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने ये लेख पढ़ा तो मैंने इसकी बाद में और भी खोज की कि क्या इससे पहले भी समाज वैज्ञानिकों ने इस बारे में चर्चा की, तो पाया कि इससे काफी पहले इतिहासकार दीपेश चक्रवर्ती ने नए सत्ताधारियों द्वारा बार बार फूट पड़ने वाले प्रदर्शनों, सत्याग्रहों और हड़तालों को सीमित करने की भरपूर कोशिश की थी। और इस बात के लिए एक लगातार ये एक सत्ता की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो अपना विरोध बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन जो सत्ताएं खुद आंदोलनों के गर्भ से पैदा होती हैं, जो सत्ताएं खुद नारे लगाते हुए शपथ ग्रहण करती हैं, वो सत्ताएं भी जब इस तरह का काम करने लगती हैं तो अब थोड़ा बहुत दिक्कत होती है और उसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, सत्ता की क्या समस्या है। अब इसके बाद आए कि इसके बाद ये जो प्रक्रिया थी, यही प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती हुई अनुशासन पर्व की परिघटना तक गई। इमरजेंसी को इंदिरा गांधी क्या कहती थी? इमरजेंसी को इंदिरा गांधी अनुशासन पर्व कहती थी। अब बीच के पूरे हिस्से को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो तो एक लंबी कहानी है, लेकिन अब आप मौजूदा सरकार के ऊपर आइए। तो मौजूदा सरकार जैसे ही सत्ता में आती है तो नए प्रधानमंत्री सदन में घुसने से पहले अपना मत्था टेकते हैं और संविधान को अपना एकमात्र पवित्र ग्रंथ घोषित कर देते हैं। सारी चीज संविधान के मुताबिक होगी, संविधान के दायरे के बाहर कोई भी चीज नहीं होगी। लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही हम थोड़ा सा ये संविधान परस्ती, जो परले दर्जे की संविधान परस्ती है, इसमें पल पल संविधान की शपथ ली जाती है और संविधान की दुहाई दी जाती है, जैसे ही आप इसकी थोड़ी सी परत ऊपर उठाते हैं, वैसे ही हमें मीडिया नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में 9 वरिष्ठ मंत्रियों का एक गुट बनाया था। उस गुट को मैंडेट ये दिया गया था कि वो मीडिया में गुड न्यूज किस तरीके से पेश की जाए, नॉन नेगेटिव न्यूज किस तरीके से पेश की जाए। और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने
लगातार 6 मीटिंगें की और उसके बाद पूरी की पूरी एक थीसिस सूत्रबद्ध की गई, जिस थीसिस को मैं फील गुड नैरेटिव थीसिस कहता हूं। इस थीसिस के मुताबिक एक 97 पृष्ठीय दस्तावेज जनरेट हुआ इस गुट के साथ, और उसके बाद देश के मीडिया में किस तरीके से ये पूरी बात उनके गले उतारी जाए, इसकी एक पूरी योजना बनी। और देखते देखते आज स्थिति यह है कि हिंदी का सबसे बड़ा छपने वाला अखबार, मैं भी महीने में 2 लेख लिखता हूं इसके अंदर, वो हफ्ते में एक दिन, सोमवार के दिन जैसे ही उस अखबार को आप लेते हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं उस अखबार को। ऊपर लिखा रहता है नो नेगेटिव न्यूज़पेपर, यानी उस दिन आप कोई नेगेटिव खबर, कोई नकारात्मक खबर, नकारात्मक खबर का क्या मतलब हुआ? सरकार की विफलता को सामने लाना, सरकार की आलोचना को सामने लाना, जो नौकरशाही द्वारा, नेताओं द्वारा की गई गलतियां हैं, उन गलतियों को सामने लाना। तो उस दिन उसमें कोई खबर नहीं छपती। अब हम लोगों का पत्रकार के तौर पर हम लोगों का जन्म ही जो है प्रिंट मीडिया में हुआ है, और हम लोग मानते रहे हैं, हम लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण मिला है कि जो पत्रकार सरकार के कामों को आलोचनात्मक विवेक से नहीं देखता, तो वो किस बात का पत्रकार है? तो यहां बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहां पर ये समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर आप सरकार के काम की आलोचना करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो आपका राष्ट्र प्रेम है, देश की तरक्की को रेखांकित करने वाली बात है, उससे आप हटेंगे। और इसका विचारधारात्मक आधार क्या है? कांग्रेसियों के पास तो विचारधारात्मक आधार ये था कि हमने भाई देश को लड़के आज़ादी दिलाई है, अब हमें देश का आप विकास करने दीजिए, बीच में आप बोलेंगे तो फिर आपके साथ आपको हम ये करेंगे, जो कि कांग्रेसियों ने अपने पूरे शासनकाल में किया। इसका विचारधारात्मक, यहां पे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के नाम पर यह किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण कारकुन हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण। डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने पिछले दिनों एक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान का शीर्षक है भारतीय परंपरा में संघर्ष विहीन सुधार। ये एक दस्तावेज के रूप में ये प्रकाशित हो चुका है और सब लोगों को उपलब्ध है। भारतीय परंपरा में संघर्ष विहीन सुधार, इस शीर्षक से जाहिर है यह व्याख्यान समाज परिवर्तन के एक टकरावहीन रास्ते की वकालत करता है। यह व्याख्यान कहता है कि भारत की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थिति कुछ इस तरह की है, यहां का एक विशिष्ट भूगोल है और एक खास तरह की जलवायु है, जिसमें विकसित होने के कारण भारतीय परंपरा ही संघर्षविहीन सुधार की परंपरा है, जबकि पश्चिम की जलवायु में विकसित हुई परंपरा उसके अपने भूगोल और पर्यावरण की वजह से विद्रोह, टकराव, हिंसा और क्रांतियों की परंपरा है। अब ये इस तरह की चीजें, सामाजिक न्याय प्रदत्त समता के बजाय परंपरा प्रदत्त समरसता, इस प्रकार की तमाम थीसिस हम लोगों को थमाई जाती है। उसके बाद 2018 में एक नई अवधारणा हम लोगों के सामने लाई जाती है, जिसको न्यू इंडिया कहा जाता है। इस न्यू इंडिया की अवधारणा के तहत हर भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो एक शपथ लेगा, एक 8 सूत्रीय शपथ। हम सब लोग अगर भारतीय नागरिक हैं तो न्यू इंडिया की अवधारणा के तहत हम सब लोगों को वो शपथ लेनी चाहिए, एक 8 सूत्रीय शपथ। और ये 8 सूत्रीय शपथ अगर आप पढ़ें तो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो सरकार के किसी भी कदम की विरोध और आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तो इस तरह हम देखते हैं, चाहे नेहरू की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सरकारों में आमतौर पर अपने विरोध और आलोचना के खिलाफ सोचने का दमन करने की, उसको कमतर करने की प्रवृत्तियां होती हैं। लेकिन ये दोनों प्रवृत्तियां भारतीय लोकतंत्र में पहले दिन से, जब भारतीय लोकतंत्र का उद्घाटन होता है 15 अगस्त 1947 को, और उससे आज तक ये प्रवृत्ति बड़ी मजबूती के साथ मौजूद है। तो अगर अकु श्रीवास्तव की ये 6 थीसिस के 6 सूत्र हैं, इसके अंदर एक 7वां सूत्र भी जोड़ दिया जाए कि सत्ता का आंदोलनों के प्रति क्या रवैया रहा है, उदारीकरण से पहले और उदारीकरण के बाद में, तो मैं समझता हूं कि फिर ये एक मुकम्मल थीसिस बन जाएगी, जो हमारे लोकतंत्र को समृद्ध करने, आंदोलनों पर और लोकतांत्रिक सत्ता के चरित्र पर सोचने में हमारी काफी मदद करेगी। धन्यवाद।